हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे आज, और क्लास 11th का 18th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। आज इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि ब्लड सेल्स की बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग ने ब्लड प्लाज्मा की बात की थी, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ब्लड के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका मैट्रिक्स पार्ट जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और सेकंड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पूरा, यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के। ठीक है, तो प्लाज्मा को भी डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट बनाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में भी हमने बात की थी कि ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये बेसिकली सारे के सारे आपके रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। All these formed elements are formed in red bone marrow, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये formed elements तीन टाइप के होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। WBCs को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या वाइट, इसलिए ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, तो रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, तो ऐसे सेल्स जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जिन्हें कॉमनली कहा जाता है प्लेटलेट्स। तो तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज नाउ आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और अग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये सब देखेंगे अभी हम डिटेल में कि ये क्यों हमने इनके ऐसे नाम रखे हैं, क्या बेसिस है इनका, वो सब हम यहाँ भी देखेंगे। आपको सबसे मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि ऑल दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में इन सबका सिंथेसिस होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की। आपके सामने एरिथ्रोसाइट्स का एक पिक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तीनों सेल्स जो हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इन तीनों को एक साथ में इनके नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। यानी मैं अगर पर mm³ ऑफ ब्लड की बात करूँ, पर mm³ ऑफ ब्लड की मैं बात करूं, तो उसमें आपको 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज मिलेंगे। 5 से 5.5 मिलियन मतलब ये होगा करीब 50 से 55 लाख। इसको अगर मैं लाख में कन्वर्ट करूं तो पर mm³ में 50 से 55 लाख आरबीसीज हैं। केवल 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसीज है। आप कंपेयर करें अभी 6000 टू 8000। और प्लेटलेट्स देखोगे तो करीब 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख। आप कंपेयर करें इन तीनों को, आप आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का नंबर कंपेयर करो। आरबीसी तो डब्ल्यूबीसी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, और प्लेटलेट्स से भी बहुत ज़्यादा। मतलब प्लेटलेट 1.5 लाख है तो ये करीब 50 लाख है। इसलिए जब आप ब्लड पिक्चर देखते हो, कोई भी आप डायग्राम उठा के देखो ब्लड का, आपको उसमें आरबीसीज ही आरबीसीज दिखेंगे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि इनका नंबर ह्यूज रहता है एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स पाए जाते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। मैच्योर आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। ये सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं मैमल्स में, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर काफ़ी क्लियर कह दिया है मैंने कि हम मैमल्स की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, एम्फीबियंस वगैरह की बात करोगे तो एम्फीबियंस में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैमल और लामा। हालांकि एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। कैमल और लामा ऐसे मैमल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी किसी भी मैमल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। और तीसरी सबसे चीज़ काफ़ी साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। ये ध्यान रखना है आपने। इनफैक्ट अगर मैं जूलॉजी और बॉटनी को यहाँ पे कंबाइन करके मैं आपको बताऊँ तो आप देखना, दो कंसेप्ट पढ़ाता हूँ मैं आपको। बॉटनी में आप पढ़ते हो सीव ट्यूब सेल्स, और जूलॉजी में आप पढ़ते हो आरबीसीज। इन दोनों में ही याद रखना कि इन दोनों ही केस में मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और यही जब दोनों यंग होंगे, है ना, उन दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यानी कि जब मैच्योरेशन होता है सीव ट्यूब सेल्स का और आरबीसीज का, तब न्यूक्लियस लूज होता है, बाकी अदरवाइज इनिशियली न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इसलिए क्लियर लिखना है कि मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, और मैमल्स ज़रूर याद रखें इसके साथ में। आगे बढ़ते हैं। इसके शेप की बात करें तो आप देखो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और सेंटर में कॉन्केविटी दिख रही है आपको यहाँ पे, और ये कॉन्केविटी दोनों साइड में, मतलब ये अगर टॉप सरफेस है तो इसका जो बॉटम सरफेस होगा
वहाँ पे भी इस तरह की कॉन्केविटी प्रेजेंट होगी। यानी कुछ इसको आप ऐसा समझ लो कि ये दोनों साइड से इस तरह से कॉन्केव रहता है ये, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया बाय कॉन्केव, यानी दोनों साइड से ये कॉन्केविटी शो करता है और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसका रहता है आरबीसी का। अब आरबीसी इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रेड कलर की होती है। और ये रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है ना, आप जब भी हीमोग्लोबिन लिखते हो तो उसमें आप आयरन लिखते हो Fe+2, ये भी याद रखना है, Fe+2 ना कि Fe+3। तो हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसमें आयरन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज रेड कलर के रहते हैं। अगर हम 100 ml ब्लड की बात करेंगे तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल रहता है 12 से 16 ग्राम। ठीक है, ये सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे जब भी आप किसी का नंबर याद करते हो तो सबसे पहली बात उनकी यूनिट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये पर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम लिखा है ना, बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में मिलीग्राम लिख के आते हैं, गलत है वो। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। और जैसा आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब O2 और CO2। ऑक्सीजन को लंग्स से सेल तक लाना, CO2 को सेल से लंग्स तक लेके जाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। पढ़ा होगा आपने, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सब हमने डिस्कस किया था ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। यही हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जिस रेस्पिरेटरी गैस के साथ कंबाइन होगा उस हिसाब से ही जो है ये प्रोडक्ट बनाएगा। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो एक आरबीसी का एवरेज लाइफ साइकिल रहता है 120 डेज़ का। अगेन एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो सारे फैक्ट्स है जो आपको याद करने हैं, और इनफैक्ट मुझे लगता है हार्डली ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिनको ये सब याद नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। देखो अगर आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने पिछले एटलीस्ट 15 साल के पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं, नहीं याद किए हैं, तो आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर आप जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वापस से अगर उसको भी गलत कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि सिलेक्शन पॉसिबल है। तो आज ही 15 साल के जितने भी पेपर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना चालू करें। और इनफैक्ट ऐसा हो जाना चाहिए बायोलॉजी के अंदर तो कि अगर 15 साल में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आए, आप उसको 100% करेक्ट करना है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं ये सारे, 120 डेज लाइफ स्पैन, हीमोग्लोबिन का कंटेंट, ये सारा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज की। देखो आरबीसीज का लाइफ होता है 120 दिन का। जब ये आरबीसीज अराउंड 120 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में इन आरबीसीज को ख़त्म करना होता है। ठीक है, इनको डिसइंटीग्रेट किया जाता है और ये काम किया जाता है स्प्लिन नाम के एक ऑर्गन में। स्प्लिन कहाँ प्रेजेंट है? तो ये देखो आपका स्टमक के लेफ्ट साइड में आपको एक कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये दिस इज स्प्लिन। इसको कहते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि जितने भी डेड आरबीसीज हैं इनको यहीं ख़त्म किया जाता है। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्र गाह जिसको कहते हैं ना आप, शमशान घाट समझ लो आप बेसिकली। तो जब वहाँ पे क्या है कि मुर्दों को दफनाया जाता है, तो यहाँ पे भी जो डेड आरबीसीज है उनको ख़त्म किया जाता है, इसलिए स्प्लिन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs या वाइट ब्लड सेल्स। सबसे पहली बात, ऐसा नाम क्यों रखा हमने? क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ये एक कलरलेस सेल है, इसलिए इसको वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहा गया है। ल्यूको मीन्स कलरलेस। ठीक है, अब आप समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये पिक्चर देखो आप, ये एक सिंगल WBC का पिक्चर है आपके सामने। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखोगे इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर के अंदर आपको देखो जो ब्लू कलर में दिखा रखा है ये तो न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को भी अगर आप अप्रिशिएट करो अच्छे से तो न्यूक्लियस में आपको यहाँ मल्टीपल लोब्स दिख रहे हैं। ये WBCs के फीचर होते हैं। देखो लोब्स मतलब ये एक लोब न्यूक्लियस का, ये दूसरा लोब, इस तरह के लोब प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में WBCs के। ये तीसरा लोब। ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखो आप, इसके साइटोप्लाज्म में अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी बॉडीज़ दिख रही है आपको, ये सारी ग्रेन्यूल्स हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। ऐसे WBCs
ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो उनको हमने नाम दिया ग्रेनुलोसाइट्स। क्या नाम दिया? ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स, साइट्स मतलब सेल्स, यानी ग्रेन्यूल्स वाले सेल्स, ठीक है। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम कहेंगे अग्रेनुलोसाइट्स, यानी ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो हमने क्लियर डिफरेंशिएट कर दिया कि ग्रेन्यूल्स दिखे तो ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल्स नहीं दिखे तो अग्रेनुलोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जब भी आप किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो उससे पहले उन सेल्स को आप स्टेन करते हो, उनकी ना स्टेनिंग करनी पड़ती है किसी ना किसी डाई से। अब जब हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं तो ये ग्रेनुलोसाइट्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए कौन सा डाई यूज़ हो रहा है उसके बेस पे इनका नेमिंग किया जाता है। जैसे कि कुछ ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे हैं जिनके ग्रेन्यूल्स एक एसिडिक डाई से स्टेन होंगे, ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स को हम नाम देंगे एसिडोफिल्स, क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। क्लियर? जो एसिडिक डाई हम लोग यूज़ करते हैं इसको स्टेन करने में, उस एसिडिक डाई का नाम है इओसिन। इओसिन, इसलिए एसिडोफिल्स को ही इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। ये पहला कंसेप्ट। ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स जिनके ग्रेन्यूल्स एक बेसिक डाई से स्टेन होंगे उसको आप कहोगे बेसोफिल्स, है ना। सिंपल सा हमने नेमिंग दिया है। अगर एसिडिक डाई से स्टेन होंगे तो एसिडोफिल, बेसिक डाई से स्टेन होंगे तो बेसोफिल। और अगर ये दोनों तरह के स्टेन्स ले ले, यानी एसिडिक स्टेन भी ले ले और बेसिक स्टेन भी ले ले, तो आप इसको कहोगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रल है एसिडिक के लिए भी और बेसिक के लिए भी। तो देखो कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है ग्रेनुलोसाइट्स का कि अगर ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई से स्टेन हुए तो एसिडोफिल्स, बेसिक डाई से स्टेन हुए तो बेसोफिल्स, और अगर न्यूट्रल रहते हैं दोनों के लिए तो उनको कहा जाता है न्यूट्रोफिल्स। ये हो गया इनका सिंपल सा क्लासिफिकेशन। एसिडोफिल्स को ही इओसिनोफिल्स कहा जाता है क्योंकि इओसिन उस एसिडिक डाई का नाम है। बचे कौन? अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो वो जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर ग्रेनुलोसाइट्स को याद करने का निमोनिक क्या है, कैसे याद करें कि कौन से WBCs ग्रेन्युलोसाइट है, कौन से अग्रेनुलोसाइट है। तो निमोनिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। ग्रेन्यूल्स स्टेन एसिडिक से होंगे, बेसिक से होंगे या न्यूट्रल से होंगे। अग्रेनुलोसाइट एसिडोफिल कैसे हो सकता है? क्योंकि अग्रेनुलोसाइट्स में तो ग्रेन्यूल्स है ही नहीं, ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आप स्टेन करने की बात कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ और चीज़ें याद हो जाएगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स में कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता या कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस हैं। इनकी खास बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसीज और WBCs में सबसे बड़ा डिफरेंस न्यूक्लियस का है। प्लस ल्यूकोसाइट्स का न्यूक्लियस भी अगर आप देखोगे तो इसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मैं सारे ल्यूकोसाइट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ ल्यूकोसाइट्स के न्यूक्लियस लोब्ड होते हैं। मैं सारे स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। प्लस ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड हमने क्यों बोला? क्योंकि जो आरबीसीज रहते हैं, आरबीसीज का लाइफ हमने बताया 120 दिन, जबकि अगर आप ल्यूकोसाइट्स की लाइफ देखोगे तो हालांकि वेरी करता है बट करीब 7 से 14 दिन का इनका लाइफ रहता है, इसलिए इनको शॉर्ट लिव्ड कहते हैं। केवल 7 दिन या 8 दिन का इनका लाइफ रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कि जो टोटल WBCs होते हैं, हमने क्या कहा टोटल WBCs कितना है आपके ब्लड में? करीब 6000 से लेकर 10,000, ये टोटल WBCs है सारे मिलाकर। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहें इन पांचों अलग अलग टाइप को तो देखो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद में लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स, और सबसे कम कौन सा होगा? बेसोफिल। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल। अब ये ज़रूर है कि सर ये सीक्वेंस में आप इनको डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में या डिक्रीजिंग परसेंटेज में याद कर सकते हो, बट इसके लिए एक निमोनिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आप याद करो मेलन को। ठीक है, तो बी मेलन इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मतलब ये ऐसा रहेगा बी मेलन से आप याद कर सकते हो। कैसे? सबसे कम बेसोफिल्स, उसके बाद इओसिनोफिल्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स। तो इस तरफ जब आप जाओगे तो इसका कॉम्पोजिशन बढ़ता रहेगा, इनका परसेंटेज बढ़ता रहेगा। तो बी मेलन एक सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इससे आपको 5 टाइप के WBCs भी याद हो जाएंगे कि कौन से रहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम कौन से हो गए? न्यूट्रोफिल्स, और मिनिमम हो गए बेसोफिल्स। से सीधा सीधा एग्जाम का क्वेश्चन। ग्रेनुलोसाइट्स पे आते हैं हम लोग। खास बात क्या है कि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई से स्टेन होंगे जिसका नाम है इओसिन, तो इसको हम बोलते हैं इओसिनोफिल। ये देखो इस पिक्चर में आप देखो, इसमें ग्रेन्यूल्स दिखा रखे हैं। जो इओसिन नाम की जो डाई रहती है ना, ये ऑरेंज और रेड कलर की रहती है।
इसलिए जब आप इसको स्टेन करते हो तो इसके ग्रेन्यूल्स देखो आपको इस तरह के ग्रेन्यूल्स रेड या ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। प्लस इसके जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं कोर्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं, कोर्स मतलब कि बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स रहते हैं। आप बेसोफिल को भी अगर देखोगे तो बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स भी कैसे रहते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल रहते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं थोड़े फाइन रहते हैं। तो इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में ये फ़र्क होता है कि न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो फाइन ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे हैं। बेसोफिल और इयोसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स बड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा स्टेन यूज़ किया हमने, इयोसिन, ठीक है। और यहाँ पे आप जो स्टेन यूज़ करते हो वो है मैथिलीन ब्लू। ये नाम नहीं याद रखे आप, मैथिलीन ब्लू वगैरह। अगर आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो तो ये सब छोड़ दो, आप बस ये देखो कि ये एक बेसिक डाई रहता है, इसलिए बेसोफिल। न्यूट्रोफिल दोनों के लिए न्यूट्रल रहता है, तो आपको देखो दोनों तरह के स्टेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर, एसिडिक भी और ये भी, ठीक है। बट आपको नाम याद नहीं करना। इयोसिन तो आपको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि इसको इयोसिनोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो किसका हो गया, ग्रेन्यूल्स के साइज़ का। क्या डिफरेंस है, इयोसिनोफिल कोर्स ग्रेन्यूल, बेसोफिल कोर्स ग्रेन्यूल और न्यूट्रोफिल फाइन ग्रेन्यूल, पहला ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कलर का, जो ग्रेन्यूल्स का कलर है, इयोसिनोफिल थोड़ा रेडिश ऑरेंज, ये ब्लूइश कलर का आपको दिखेगा, और इसमें दोनों है ना, इस स्टेन का नाम ही मिथाइलिन ब्लू है क्योंकि ब्लू कलर का रहता है ये दूसरा डिफरेंस कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स का। और तीसरा डिफरेंस इनका न्यूक्लियस। देखो इयोसिनोफिल और बेसोफिल में करीब करीब एक जैसा न्यूक्लियस रहता है, यानी कि दोनों का न्यूक्लियस बाइलोब्ड रहता है। बाइलोब्ड मतलब आपको इसमें बाई मतलब टू, लोब्ड मतलब लोब्स। आप देखो यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका दो लोब्स दिख रहे हैं आपको, क्लियर। यहाँ देखो आप, यहाँ पे भी आपको दो लोब्स दिख रही है, तो एक क्लियर दो लोब्स वाला न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स डिफरेंशिएट करेगा कि न्यूट्रोफिल्स में जो है लोब्स मल्टीपल होते हैं। ये देखो आप, ये पहला लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब, तो ऐसे मल्टीपल लोब्स होते हैं, दो से ज़्यादा लोब्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। तो इस न्यूट्रोफिल्स को तो इसका न्यूक्लियस देखते ही आप पहचान सकते हो, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिख गया मतलब कि वो न्यूट्रोफिल रहेगा, और प्लस फाइन ग्रेन्यूल्स। तो ये सिंपल सिस्टम है इसको माइक्रोस्कोप के नीचे पहचानने का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब चीज़ें तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं लिखी है, तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर। वो इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी ने ये सब टेक्स्ट में नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना के छोड़ दिया, आप देखना, और उस डायग्राम में ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है तो देर आर चांसेस कि वो पूछ ले। और प्लस क्या है कि ये कोई टफ है नहीं, ये चीज़ है ना, ये नाम से ही आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। इनके साइटोप्लाज्म को देखोगे तो आपको इनके साइटोप्लाज्म में कहीं ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे, आप देख लो, क्लियर न्यूक्लियस दिख रहा है बस, और बाकी साइटोप्लाज्म कैसा है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। दो तरह के, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आपको एक किडनी शेप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है तो मोनोसाइट, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोसाइट में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है, ये ध्यान रखें आप। और अगर आपका न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि उसने करीब करीब पूरे साइटोप्लाज्म को ही कवर कर लिया है और बहुत कम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, तो ये लिम्फोसाइट। ये इनको पहचानने का एक ग्रॉस तरीका ये रहता है, क्लियर। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। देखो अगर आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में पढ़नी है तो मैंने ब्लड के ऊपर कम से कम 40 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं जिनमें हमने ब्लड को बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आप चाहो तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। वहाँ वो इतना डिटेल में कि आप चाहे DMLT कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, BDS कर रहे हो, MSc कर रहे हो, आप वो वीडियोस को देख लो। आपको, आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपको सबको हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी। कुछ वीडियोस में आपको ऐसा लिखा हैगा कि मेंबर ओनली वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहें, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने से आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। तो जब आप मेंबर बनेंगे तो वो सारे वीडियोज़ आपके लिए अपने आप ओपन हो जाएंगे। और आप जैसे ही हमारे मेंबर बनते हो, चैनल को ज्वाइन करते हो, आप सबसे पहले जो है एक काम करें, सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा एंड में, वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका नाम, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, और फिर मैं आपको मेरे जो मेंबर्स वाला जो ग्रुप है अलग से, उसमें आपको मैं ज्वाइन करवा दूंगा। वहाँ पे हम डाउट डिस्कशंस या कुछ टॉपिक डिस्कशंस वगैरह काफ़ी करते रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना के छोड़ दिया है, एक पिक्चर दिखा दिया है, और इस पिक्चर में उसने एक्चुअल में यही सब चीज़ें शो की है और लिखी कहीं नहीं है, इसलिए मुझे इस डायग्राम को समझाने के लिए आपको सब कुछ डिटेल में लेना पड़ा। देखो इन्होंने, अब जैसे आपसे क्वेश्चन लिख दिया, आपके सामने सेल्स बना दिए और आपसे पूछा गया कि बताओ कौन सा सेल किस टाइप का है, तो कैसे पहचानना है। देखो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर रेड कलर का RBC,
छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अगर आपको दिख रहे हैं सेल के जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है तो वो प्लेटिलेट्स। फिर बच्चे डब्ल्यूबीसीज में सबसे पहले आप ये देखो, ये इयोसिनोफिल है आपके सामने। कैसे पहचानेंगे इयोसिनोफिल है? देखो, एक तो इसमें आपको रेड कलर के या ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में। मतलब रेड और ऑरेंज ग्रेन्यूल दिखे तो वो इयोसिन डाई के हैं, आप सीधा इयोसिनोफिल लिख देना। और प्लस और देखना चाहोगे तो ये देखो 2 लोब्स दिख रहे हैं आपको न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है इसका। पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है एनसीईआरटी का। ये 2 लोब्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस में और रेड कोर्स ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। बेसोफिल को देखो आप, ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, इसमें न्यूक्लियस तो दिख ही नहीं रहा, ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। और ग्रेन्यूल्स कैसे हैं? बड़े ग्रेन्यूल्स हैं थोड़े ब्लू कलर के, तो ये बेसोफिल हो सकता है ना। एसिडोफिल में तो जो है रेड ग्रेन्यूल्स रहेंगे। और प्लस जो है इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स थोड़े बड़े रहते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स हैं। न्यूट्रोफिल पे चलते हैं हम। न्यूट्रोफिल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका न्यूक्लियस देख लेना आप। इसके न्यूक्लियस में आप लोब्स देखो, 1, ये 2, ये तीसरा और ये चौथा, मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट है तो न्यूट्रोफिल। फिर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस अगर एक दिख रहा है आपको तो ये मोनोसाइट। आपको इसके साइटोप्लाज्म में कहीं ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं। फिर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, देखो, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। एनसीईआरटी ने दोनों की पिक्चर दे रखी है। टी लिम्फोसाइट में उन्होंने क्या किया है कि साइटोप्लाज्म कहीं नहीं दिखाया आपको, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस दिखा दिया जो कह रहा है कि उसने साइटोप्लाज्म को ऑलमोस्ट इतना कवर कर लिया कि साइटोप्लाज्म केवल पेरिफेरी पे बचा। और बी लिम्फोसाइट में उसने जो है न्यूक्लियस को एक तरफ पुष्ट दिखाया है यहाँ पर ये, और बाकी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इस तरफ एक एंड पे दिखा रखा है। तो इस तरह से आप पिक्चर देखकर पहचान सकते हो कि कौन सा सेल किसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। बचपन में अगर आपको याद हो तो 7th-8th क्लास में हम कहते थे कि ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के फौजी है वो, क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इनके हाथ में है। तो आपका जो पूरा इम्यूनिटी का गेम है ये ल्यूकोसाइट्स जो है कंट्रोल करते हैं। ये तो हो गया इसका ग्रॉस फंक्शन कि सबको मिला के। किसी पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, थोड़ा उस पर हम लोग लाइट देते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। ये फैगोसाइटोसिस होता है, आपको अच्छे से पता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसका फैगोसाइटोसिस किया जाता है। फैगोसाइटोसिस का सिंपल सा मीनिंग है खा जाओ उसको। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, यानी कोई सेल अगर किसी चीज़ को खा जाए, पूरी तरीके से उसको ईट कर ले, यानी कि ये जैसे ये पैथोजन है ब्लू कलर का, ये सीधा सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर सेल के अंदर एंटर करने के बाद में उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है पूरी तरीके से, और इस तरह से वापस बाहर निकाल दिया जाता है इसको। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, इसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, डब्ल्यूबीसीज फैगोसाइटोसिस करते हैं, सारे डब्ल्यूबीसीज नहीं। आपको मेन याद रखने न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये हमेशा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये आपकी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज के जो टाइप हैं उसके 2 मेन फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करके फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कौन कौन, केवल मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, बाकी नहीं, बाकी फैगोसाइटोसिस नहीं करते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेजोफिल्स की बात करते हैं। तो बेजोफिल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। बेजोफिल कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन कौन से? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। एक बार इन केमिकल्स की बात करें तो देखो, हिस्टामिन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। अब ये वही बात आ गई कि सर इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है। तो इन्फ्लेमेशन अपने आप में देखो बच्चों एक टॉपिक है बड़ा, इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ वो वीडियो देखना आपको क्लियर कट ये समझ में आएगा कि इन्फ्लेमेशन कहते हैं किसको है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर सूजन आने को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, रेड पड़ जाता है टिश्यू। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। इन्फ्लेमेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, आप ऐसा समझो ये एक डिफेंस रिएक्शन है आपकी बॉडी की। बाकी आप जब डिटेल में ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। उसके अलावा हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। जैसे ही आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होगा आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो ये 2 चीज़ें याद कर लेनी है, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन रिलीज करता है, इन्फ्लेमेशन करता है और एलर्जी कॉज करता है। और ये कौन रिलीज करता है? बेजोफिल्स। क्लियर? इसके अलावा ये रिलीज करेगा सीरोटोनिन, इसका फंक्शन जाने दो, एनसीईआरटी में नहीं है, अभी छोड़ दो। हेपेरिन की बात करते हैं हम लोग। हेपेरिन आप सबको पता है ये एक एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, यानी ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। क्लियर? तो बिकॉज बेजोफिल्स हिस्टामिन रिलीज करता है तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। समझ में आया?
नेक्स्ट बात करते हैं हम इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स की। तो देखो इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में जो है रिलीज होते हैं। जब भी आपकी बॉडी में, अगर समझो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओ और आपके ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आई कि सारे WBCs नॉर्मल है, केवल इओसिनोफिल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में एलर्जी हुई है ना। ये एक टेस्ट रहता है बेसिकली, आप ये नोट करना। जब भी डॉक्टर्स को आपकी बॉडी में किसी एलर्जिक रिएक्शन का पता करना होता है तो वो इओसिनोफिल काउंट करवाते हैं। और उसके अलावा इओसिनोफिल्स इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करने में भी हेल्प करता है। अब हम सोच रहे होंगे कि सर इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने में तो सारे WBCs हेल्प करते हैं, तो NCERT ने अलग से इओसिनोफिल्स के बारे में क्यों लिखा है ऐसा? तो ऐसा है कि NCERT ने इस चीज़ को ना आधा ही बताया, हल्का सा इसको पूरा कर देता हूँ ताकि दिमाग से क्लियर निकल जाए। आप याद रखना, इओसिनोफिल्स बेसिकली ये जो बड़े पैरासाइट्स होते हैं ना, बेसिकली आपके हेलमिंथ की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैटवर्म्स या राउंड वर्म्स, इन केसेस में इओसिनोफिल्स रिलीज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हेलमिंथिक रिएक्शंस में अस्कारिस पढ़ा होगा आपने, है ना, अस्कारियासिस नाम की एक डिजीज़ क्लास 12th में आप पढ़ोगे। तो ऐसे केसेस में इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा होता है। तो इओसिनोफिल्स का काउंट देख के आप बता सकते हो कि किस तरह का इन्फेक्शन या कोई एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस की है या नहीं की है। उसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी के लिए। पूरा का पूरा क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ लिम्फोसाइट्स पे ही चलता है। लिम्फोसाइट्स जैसा हमने कहा 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और ज़्यादा डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे। यहाँ एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। बी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, यानी ये रेस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी आपकी जो एंटीबॉडीज़ द्वारा मीडिएटेड होती है, यानी एंटीबॉडीज़ जो है इस इम्यूनिटी को चलाती है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स करता है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो मीडिएटेड है वाया सम सेल्स, उसको हम कहते हैं CMI या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के 2 कंपोनेंट, CMI और AMI। AMI बी लिम्फोसाइट की वजह से और CMI टी लिम्फोसाइट की वजह से। बाकी क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में। सबसे लास्ट में चलते हैं। आपको एक बहुत खूबसूरत पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर। ये एक, इसको आप ऐसा कह सकते हो कि सर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है ये, ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स टाइप दिख रहे हैं मुझे। तो ये सारे के सारे हैं थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। इनकी भी खास बात क्या है कि इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि आपके जो 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एक RBC और एक प्लेटलेट्स। न्यूक्लियस केवल और केवल आपको मिलेगा WBCs में, ठीक है। ये बनते कैसे हैं बेसिकली, अगर इसको बात करें तो देखो, आपके बोन मैरो में एक बहुत बड़ा सेल रहता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट। इस मेगा कैरियोसाइट का स्प्लिंटिंग होती है। स्प्लिंटिंग मतलब होता है टूटना, स्प्लिंटर करता है ये, मतलब बहुत सारे टुकड़े में टूट जाता है। ये देखो आप, ये कुछ छोटे छोटे ऐसे बड्स बन रहे हैं इनके। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये बड बनता है और ये सेपरेट हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये सेपरेट हो गया। अब ये जो सेपरेट हुआ, इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। मतलब एक सेल है, उस सेल के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो गए और हर एक फ्रेगमेंट बन जाता है एक सिंगल प्लेटलेट। तो थ्रोम्बोसाइट्स को NCERT ने लिखा है कि दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। यानी कि इन शॉर्ट मेगा कैरियोसाइट्स जब फ्रेगमेंटेशन करता है तो उन फ्रेगमेंट्स को ही आप जो है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कहते हो। अब अगर हम सोचें कि सर फिर ये इसको आप सेल की कैटेगरी में कैसे लेके आए, ये तो एक सेल के टूटने से बने। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है, एक समझना, इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके आपने 4 टुकड़े कर दिए। तो जो आपने इसके 4 फ्रेगमेंट्स किए हैं, इन चारों फ्रेगमेंट्स पे वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सब पे, इसलिए आप इसको एक सिंगल सेल क्लासीफाई करोगे, इसलिए प्लेटलेट्स सिंगल सेल है। क्लियर। तो बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से ये बनता है। और थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का मतलब ही क्या होता है, ब्लड क्लॉट, यानी थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या होगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और अगर किसी रीज़न से प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो आपकी बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो गया। वे प्लेटलेट्स का नंबर कितना रहता है, हमने इनिशियली बात की 1.5 to 4.5 लाख। अगर ये आपका कम होने लगे तो आप मान के चलो कि आप रिस्क पे हो एक्सेसिव ब्लीडिंग के। एक बहुत कॉमन डिजीज़ जो आज के टाइम में काफ़ी कॉमन है, आपको ऐसा रहता है कि बहुत सारे केसेस आपको हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, है ना। तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है प्लेटलेट्स के नंबर का, ठीक है।
और उसमें चेक करते रहते हैं कि प्लेटलेट्स कहीं एक्सेसिवली कम तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर से उस पेशेंट की जान जा सकती है ना। एक बहुत कॉमन बीमारी है, आपको मुझे उस बीमारी का नाम बता देना है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, वैसे ये हिंट दूंगा तो आप तो क्लियरली बता दोगे। आपको मैं हिंट देता हूँ एडिस इजिप्टी। अब आप मुझे बताओ मैं किस बीमारी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ना हो, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स को, सारे वीडियोस अपलोडेड है ना, आराम से पढ़ो उसको। और किसी तरह का कोई डाउट हो और मेंबरशिप लो तो सबसे पहले मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप डालो, मेल कर लो और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। आई मीन सब नहीं करना है, इनमें से किसी एक चीज़ पे मुझसे बात कर सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस नंबर पे कॉल नहीं करो, आपको कुछ भी मैसेज करना हो, कन्वे करना हो, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें ना, वो सबसे बढ़िया रहेगा है ना, ताकि हम इजीली बात कर सकें। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।